दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक कैरियर में इतने ऊंचे मकाम तक अब तक पहुंचे हैं। हाँ, वो दलित भी हैं, बहुत साधारण परिवार में पैदा हुए। उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का तो सम्मान है ही, साथ साथ इस देश के दलित समुदाय का सर्वोच्च सम्मान भी है। ये बात साबित हो चुका है कि ये सरकार जो है गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति कटिबद्ध है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दलित पृष्ठभूमि को ठीक से रेखांकित कर दिया ताकि उनका दलित होना राज्यपाल, राज्यसभा और वकालत के विशाल अनुभवों के कारण पीछे न रह जाए। सोमवार को बीजेपी संसदीय समिति की बैठक में फैसला हो गया कि बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार होंगे। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर के गांव परोख में हुआ। उन्होंने कानपुर विश्वविद्यालय से कॉमर्स में डिग्री ली, एलएलबी की पढ़ाई पूरी की। आपको 16 साल तक दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का अनुभव है। आपके बचपन के दोस्त देवेंद्र जुनेजा ने बताया है कि आप उनके साथ नियमित रूप से आरएसएस की शाखा में जाते थे। 3 बार यूपीएससी देने की कोशिश की, मगर आईएएस में नहीं हुआ तो एलाइड सर्विसेज छोड़ वकालत का रास्ता चुना। 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के प्राइवेट सेक्रेटरी बने। उसी दौरान भाजपा नेतृत्व के संपर्क में आए। 1990 में बीजेपी के टिकट पर घाटमपुर लोकसभा से चुनाव लड़े, हार गए। 1994 में यूपी से राज्यसभा चुने गए और 2006 तक रहे। 2007 में कानपुर देहात की भोगिनीपुर विधानसभा से लड़े, मगर बसपा उम्मीदवार से हार गए। अगस्त 2015 में बिहार के राज्यपाल बनाए जाने से पहले आप यूपी बीजेपी के महामंत्री थे। अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और बीजेपी दलित मोर्चा के अध्यक्ष भी। भारत की राजनीति में 2-4 ही बड़े मास्टर स्ट्रोक हैं: महिला, मुस्लिम, दलित और पिछड़ा। अनुसूचित जाति का कार्ड कम ही चलता है, जनजाति का कार्ड कम ही चलता है। हो सकता है उपराष्ट्रपति पद के लिए बचाकर रखा गया हो। 2017 की तरह 1997 में ऐसा ही एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस ने चला था, जब के आर नारायणन का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित हुआ। बीजेपी से लेकर संयुक्त मोर्चा तक ने तब उनकी उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया। क्या कांग्रेस अब बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट देगी? वो एक ऐतिहासिक घड़ी थी, मगर पहली बार कोई दलित भारत के गणतंत्र के शिखर पर बैठने जा रहा था। नारायणन के खिलाफ किसी भी बड़े दल ने कैंपेन नहीं किया, शिवसेना को छोड़कर, जिसने टीएन शेषन को अपना उम्मीदवार बनाया। उस वक्त केआर नारायणन को राष्ट्रपति के लिए पड़ने वाले कुल 11 लाख वोटों में से 9,56,290 वोट मिले थे। यह तब का रिकॉर्ड है, अधिकतम वोट मिला। केआर नारायणन ने न्यायपालिका के सामने ऐसे सवाल उठा दिए जिसे लेकर अब तक चुप्पी थी और राष्ट्रपति शासन की सिफारिशों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से भी टकरा गए। 25 जुलाई 1999 की इंडिया टुडे में प्रभु चावला की एक रिपोर्ट आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। नवंबर 1998 में राष्ट्रपति नारायणन ने जजों की नियुक्ति के फाइल पर ऑन रिकॉर्ड टिप्पणी कर दी कि अनुसूचित जाति जनजाति के योग्य उम्मीदवार होते हुए भी न्यायपालिका में उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। तब खूब बहस हुई। 8 साल बाद यानी 2006 में केजी बालाकृष्णन भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बनते हैं। गोपाल गांधी, जिनकी उम्मीदवारी की बात थोड़ी देर के लिए चली थी, इस बार भी वे केआर नारायणन के सचिव थे। उस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति की तरफ से कॉलेजियम की फाइल पर लिख दिया कि जज तबादले से लेकर अपने तमाम निर्णयों के बारे में आपत्ति या सहमति लिखित रूप में दर्ज करें तो बेहतर रहेगा। अक्टूबर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी। नारायणन ने 80 घंटे तक विचार करने के बाद यह कहकर फाइल लौटा दी कि सरकार दोबारा विचार करे, क्योंकि बिहार में कोई संवैधानिक संकट के हालात नजर नहीं आते। अब इस कदम की तुलना आप उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश पर मौजूदा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के दस्तखत से कर लीजिए। दोनों ही उनके फैसले अदालत से खारिज हो गए, बल्कि उत्तराखंड की हाईकोर्ट ने यहां तक टिप्पणी कर दी कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं होता कि उसके फैसले की समीक्षा नहीं होगी। प्रणब मुखर्जी के नाम का ऐलान होते वक्त भी कहा गया था कि वे राजनीतिक और संवैधानिक मामलों के जानकार हैं। शुक्र है इन सब के बीच प्रतिभा पाटिल याद नहीं आ रही। वो भी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में मास्टर स्ट्रोक ही थी। नारायणन को कांग्रेस दूसरी बार उम्मीदवार बनाना चाहती थी, मगर सरकार बीजेपी की थी और अब उसके पास एक नया मास्टर स्ट्रोक था, एपीजे अब्दुल कलाम। दलित के सामने मुस्लिम मास्टर स्ट्रोक। कई लोग कहते हैं कि गुजरात दंगों के दौरान सेना के हस्तक्षेप की पहल करने के कारण नया प्रतीक लाया गया। Rediff.com ने 8 मार्च 2005 का केआर नारायणन का एक इंटरव्यू प्रकाशित किया है।
जो उन्होंने मलयालम की मासिक पत्रिका मानव संस्कृति को दिया था। इसमें के.आर. नारायणन कहते हैं कि गुजरात के सांप्रदायिक दंगों में सरकार और प्रशासन का समर्थन था। मैंने इस मामले में प्रधानमंत्री वाजपेयी को बहुत सारे पत्र लिखे, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। के.आर. नारायणन दलित राष्ट्रपति थे, मगर प्रतीक राष्ट्रपति नहीं थे। क्या रामनाथ कोविंद को सिर्फ प्रतीकों और मास्टर स्ट्रोक तक सीमित करना सही होगा, जबकि बिहार के राज्यपाल के रूप में वे खुद को साबित कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी सराहना कर रहे हैं। उन्होंने राजभवन को दिल्ली की तरह राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया। रामनाथ कोविंद ने बिहार चुनाव से पहले 8 अगस्त 2015 को राज्यपाल के रूप में शपथ ली और 18 अगस्त को आरा की उस रैली में हाजिर भी थे मंच पर, जहां प्रधानमंत्री ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ देने की बात कही। यह कार्यक्रम सरकारी था, मगर राज्यपाल का परिचय थोड़ा चुनावी हो गया था। बिहार प्रदेश के नए राज्यपाल श्रीमान रामनाथ कोविंद जी राज्यपाल पद पर धारण करने के बाद आदरणीय रामनाथ जी का पटना के बाहर यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम आरा में हो रहा है। श्रीमान रामनाथ कोविंद जी जीवन भर दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, पिछड़े, अति पिछड़े, उनके कल्याण के लिए वो अपना जीवन खपा चुके हैं। पूरा जीवन समाज के ऐसे। बीजेपी फिर से इन्हीं पर्यायवाची विशेषणों का इस्तेमाल कर रही है। बिहार में इससे चुनावी लाभ तो नहीं हुआ, मगर इस बहाने बिहार को एक अच्छा राज्यपाल जरूर मिला। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि कोविंद दलित हैं और इनका जो विरोध करेगा वो दलित विरोधी होगा। इस तर्क से तो किसी को पासवान जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए या बीएसपी के खिलाफ किसी को उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। वैसे रामविलास पासवान उस खेमे में क्या कर रहे हैं जहां शिवसेना है, जिसने भारत के पहले दलित राष्ट्रपति की उम्मीदवारी का विरोध किया था और टीएन शेषन को उतारा था, और अब भी उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि दलित उम्मीदवार बनाने से क्या हो जाता है। यह सही है कि मौजूदा दलितों के बीच नई तरह की बेचैनी दिख रही है। ऊना की घटना का विरोध हो या रोहित वेमुला की खुदकुशी के बाद का राजनीतिक हंगामा, सहारनपुर की घटना के बाद भीम आर्मी के समर्थकों का जंतर मंतर पर 2-2 बार चले आना, कहीं जिग्नेश हैं तो कहीं चंद्रशेखर, कहीं रतनलाल तो कहीं चंद्रभान। इसके बाद भी बीजेपी ने किसी दलित चेहरे को यूपी चुनाव में सामने नहीं किया, फिर भी उसे ऐतिहासिक जीत मिली। तब रामनाथ कोविंद नहीं थे। रामनाथ कोविंद की पृष्ठभूमि से ज्यादा प्रधानमंत्री की राजनीतिक दांव की चर्चा हो सकती है कि कहीं उन्होंने इस नाम से विपक्ष को बिखेर तो नहीं दिया। सवाल है कि क्या रामनाथ कोविंद के.आर. नारायणन की तरह व्यापक रूप से आम सहमति से चुने जाएंगे या फिर चुनाव होगा। विपक्ष की प्रतिक्रिया सुनिए। ये शुरू से ही अधिकांश बीजेपी व आरएसएस से ही जुड़े रहे हैं, इसलिए उनकी इस राजनीतिक पृष्ठभूमि से तो मैं कतई भी सहमत नहीं हूं। और उन्होंने बताया था जब हम निर्णय लेंगे तो आपको बताएंगे कि सरकार ने कुछ लीडरों को और हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट और मनमोहन सिंह जी को टेलीफोन पे बताया, लेकिन सिर्फ निर्णय करने के बाद सिर्फ नाम बताया। घोषणा अगर कर दी तो हमने कहा आपने घोषणा कर दी तो अब विपक्षी पार्टियां हम लोग सब मिलकर हम अपना निर्णय लेंगे। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे बिहार के राज्यपाल देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हुए। वो तो निर्णय हो गया तो उसमें आम सहमति की तो गुंजाइश रही नहीं, ये हम अपेक्षा नहीं करते थे। कई लोगों को लाल कृष्ण आडवाणी के लिए सहानुभूति हो रही है, वे याद आ रहे हैं। अब आडवाणी जी के लिए दूसरे क्यों बोले, वे खुद भी तो बोल सकते हैं। इतनी सक्षमता तो हासिल की ही होगी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में। हर बार तो नहीं, मगर कई बार राजनीति में सहानुभूति के लिए बोलना पड़ता है और पद के लिए चुप रहना पड़ता है। फिलहाल कोविंद जी का स्वागत कीजिए। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। पीएल पुनिया है प्रवक्ता कांग्रेस, केसी त्यागी जी हैं महासचिव जेडीयू, और उदित राज जी हैं सांसद भाजपा भारतीय जनता पार्टी।
उदित राज जी, जो विपक्ष के खेमे की प्रतिक्रिया है वो एक तरह से अनुमानित प्रतिक्रिया है, पर फिर भी हम जानना चाहते हैं कि रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी को आप एक दलित चिंतक के रूप में, सांसद से पहले वो भी हैं, आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको बहुत अच्छे सेंस में देखता हूं। ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है और भारतीय जनता जी, आप बोलते रहिए जी। राष्ट्रपति के पद से राष्ट्रपति के पद से नवाजने जा रही है और रामनाथ कोविंद जी जीतेंगे। रामनाथ कोविंद जी को मैं जानता हूं, ये लाके भी जानकार हैं। गवर्नर के पद पर रहते हुए भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं वहां पर पैदा हुई। मैं इनके साथ काम भी किया हूं और दलितों के प्रति भी इनका काफी दर्द है। न केवल दलितों के, बल्कि ये जहां भी रहे हैं अच्छा कार्य किए हैं। एक गवर्नर दलित नहीं होता, लेकिन गवर्नर के पद पर रह करके इन्होंने अच्छा कार्य किया है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश भेजा है कि सबको मौका मिलना चाहिए। और अभी तक जितने राष्ट्रपति हुए उसमें से केवल ये दूसरे राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। तो इस तरह का दलित की बारी तो थी ही, बहुत पहले बारी आनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि अनुसूचित जनजाति की बारी थी? क्या आपको नहीं लगता कि एक बार जब के.आर. नारायणन बन चुके हैं तो इसी मास्टर स्ट्रोक के हिसाब से किसी अनुसूचित जनजाति की बारी थी, जो झारखंड के राज्यपाल की जो चर्चा हो रही थी? नहीं, देखिए ऐसा है कि शेड्यूल कास्ट के कीमत पर बारी अनुसूचित जनजाति की बारी तो नहीं होनी चाहिए। जब एक सवर्ण बिरादरी के बहुतायत हुए हैं तो वो अनुसूचित जनजाति को उनमें से किसी से होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट तो 15% है। अगर 15% का रेशियो आप निकालेंगे, 2 राष्ट्रपति भी मान लिया तो भी कम पड़ता है, 10% पड़ता, उससे कम पड़ता है। ठीक है। तो आगे अनुसूचित जनजाति को दे दिया जाए, या तो पहले दिया जाना चाहिए था। कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? कांग्रेस को अनुसूचित जनजाति को देना चाहिए था। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अनुसूचित जाति को दे दिया तो कीमत किसके कीमत पर, जनजाति की कीमत पर नहीं दिया है। ठीक है। त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब के.आर. नारायणन की उम्मीदवारी का ऐलान हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी का ही बयान है कि वो समर्थन करते हैं और अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। और संयुक्त मोर्चा जिसमें आप लोग थे तब, आप लोगों ने भी सपोर्ट किया था। क्या इस बार आप लोग फिर से सपोर्ट करेंगे? जिस तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार को बीजेपी ने सपोर्ट किया था, क्या बीजेपी के उम्मीदवार को इस बार कांग्रेस या आप लोग, आपकी पार्टी खासकर, वो सपोर्ट करेगी? और तेज करो। देखिए, हम तो निराले फैसले लेने के लिए प्रसिद्ध हैं। हम एनडीए में थे और यूपीए के उम्मीदवार प्रणव बाबू थे, तो हमें लाख मनाया अटल अडवाणी जी ने, लेकिन हमने प्रणव बाबू को सपोर्ट किया था। हम मानते थे कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रणव बाबू एनडीए के उम्मीदवार से अच्छे उम्मीदवार हैं। पिछले दिनों का हमारा जो अनुभव कोविंद जी के बारे में रहा है, जो गवर्नर हाउस हैं, ये ट्रांसफर, पोस्टिंग और वाइस चांसलरों को नियुक्त करने के अड्डे बन चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो विशैला प्रचार प्रसार है उसके भी केंद्र बन चुके हैं। जैसे दिल्ली भी शामिल है उसमें, उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो उनसे भिन्न तरह का आचरण निसंदेह उनका रहा है और हम एक दिन भी अनकंफर्टेबल उनके रहते हुए नहीं रहे हैं। ना कन्फ्रंटेशन हुआ है और ना उन भाषाओं का, शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है जो उत्तेजना फैलाते हैं। नंबर 3, जो अभी हमारे मित्र उदित राज जी ने कहा, इस समय देश के अंदर इस एक दलीय व्यवस्था का और इस जातीय व्यवस्था का विरोध अगर सार्थक तरीके से कहीं हो रहा है तो जहां दल थक गए हैं वहां दलित समाज का नौजवान सीना ताने खड़ा है। चाहे आईआईटी चेन्नई है, चाहे रोहित वेमुला की शहादत है, चाहे ऊना के दलित हैं, और चाहे अब भीमसेना के रूप में ये नया दलित आंदोलन आया है। इसने सब राजनीतिक दलों के अंदर के ढांचे को
तहस नहस कर दिया। और अगर कोई चुनौती देश के अंदर इस वर्णीय व्यवस्था या एक दलीय व्यवस्था के विरुद्ध कोई है, वो दलित समाज से है। इसलिए उनकी आक्रामकता, उनकी संगठन शक्ति और आने वाले भविष्य में उनके द्वारा सत्ता प्रतिष्ठानों पर और वर्ण व्यवस्थाओं पर जो पहले से ज्यादा संगठित होकर के और उग्र तरीके से जो प्रहार होंगे, शायद उसकी धार को कम करने के लिए राम गोविंद जी को चुना गया है, ऐसा भी मुझे लगता है। लेकिन हमारी पार्टी 17 पार्टियों के गठबंधन के साथ जुड़ी हुई है। ये नीतीश कुमार जी ने बहुत शालीनता के साथ बताया कि गवर्नर के रूप में भी, बिहार के गवर्नर के रूप में भी जो उनका कार्यकाल रहा है वो बहुत उत्तम रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या आप विपक्ष को के.आर. नारायणन के समय की तरह समर्थन कर देना चाहिए या उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको क्या लगता है? देखिए, हाँ ना में रवीश जी आप नहीं पूछते हैं। के.आर. नारायणन जैसा तो राष्ट्रपति आज तक हुआ ही नहीं है। मेरे को याद है बाबरी मस्जिद का जब डिमोलिशन हुआ था, उसके तुरंत बाद उपराष्ट्रपति होते हुए वो सदन की तरफ से प्रस्ताव लेकर के आए थे, इसकी निंदा करो। जब एनडीए की सरकार, जिसमें हम भी शामिल थे, तब वेंकट चलैया की कमेटी बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए। और जब वेंकट चलैया साहब उनसे अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो वो पूछते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट जस्टिस के नाते है या कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करने की कमेटी के नाते है। और अगर रिव्यू करने की कमेटी के नाते है, नो। और जस्टिस वेंकट चलैया मुझसे मिलना चाहते हैं तो यस। तो ऐसा निर्भीक, स्वाभिमानी और आस्थाओं वाला तो राष्ट्रपति कोई हुआ नहीं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन का पद है। और मुझे उम्मीद है अगर चुने जाते हैं कोविंद जी, तो मोहन भागवत जी की चुनौती, मनमोहन वैद्य जी की चुनौती जो दलित समाज के लोगों के सामने ही है कि आरक्षण का भी रिव्यू करो, संविधान का भी रिव्यू करो। मुझे आशा है कि डॉक्टर अंबेडकर की निर्भीकता और डॉक्टर अंबेडकर का जो ज्ञान है, उससे वो संचालित होकर के उन चीजों का भी विरोध करेंगे। ठीक है। जहां तक उनकी उम्मीदवारी को लेकर के 22 तारीख की हमारी मीटिंग है, उसमें हम तय करेंगे। पूनिया जी, अभी आपसे भी मेरा वही सवाल है, लेकिन फिर भी एक आप लोगों के बीच में एक डर था कि इस बार आरएसएस का कोई होगा। अब देवेंद्र जुनेजा जहां कानपुर में वो रहते हैं, कोविंद साहब, जिस घर के आगे जो नेम प्लेट है उस पर अभी भी सांसद लिखा हुआ है। हालांकि 2006 के बाद से वो सांसद नहीं, अब तो राज्यपाल हैं, तो उन्होंने नया भी अपडेट नहीं किया है। तो वो लोग शाखा में जाते थे, आरएसएस की परंपरा में है, और बीजेपी में कोई रह के आरएसएस का कोई विरोधी तो होता नहीं है। ठीक है, तो आप उन्हें दलित के रूप में देखते हैं या आरएसएस के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं? देखिए, रामनाथ कोविंद जी, भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए सरकार की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में घोषणा हुई है। और उम्मीद ये थी कि सरकार कोई ऐसा नाम लेके आएंगी और विपक्ष दलों को विश्वास में लेकर एक सर्वसम्मत कैंडिडेट लाएंगे, लेकिन ऐसा सरकार ने किया नहीं। और जैसे कि त्यागी जी ने बताया कि 22 तारीख को सभी विपक्षी दलों की बैठक है और उसमें आगे क्या करें उसका निर्धारण करना है। मेरा सवाल कुछ और था पुनिया साहब, मेरा सवाल कुछ और था। वर्तमान जी, मेरा सवाल कोविंद साहब की राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर है कि उनकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है आरएसएस की, एक सामाजिक पृष्ठभूमि है दलित की। देखिए, मैं उसी पे बात आ रहा था कि कैंडिडेट एज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में कोई टिप्पणी मेरे द्वारा नहीं की जाएगी, क्योंकि ये विपक्षी दलों की वापसी बैठक के बाद निर्धारित किया जाएगा। जहां तक कोविंद जी के व्यक्तिगत रूप से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं और अच्छे एक इंसान है, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवारी के बारे में तो सभी विपक्षी दल एक होके जब मत व्यक्त करेंगे, उसी के बाद तय होगा और वही अंतिम होगा, फाइनल होगा। और दूसरी बात में मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक संकेतों के माध्यम से एक संदेश देकर ही अपना काम चलाती है। वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम जरूर लेते हैं, लेकिन बाबा साहब के द्वारा बताए गए रास्ते या मिशन उससे कोई लेना देना नहीं है।
अगर इनका सही वास्तविकता उससे लगाव होता तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म किया था। और जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि हमने बड़े फैसले लिए, कड़े फैसले लिए, उम्मीद हम कर रहे थे कि अखिलेश यादव की सरकार का वो फैसला भी वो खत्म करके और भारतीय संविधान में जो व्यवस्था है उसको लागू करने में पहल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। इनके जितने भी राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दलितों को उत्पीड़न होता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्पीड़न करने वालों का। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी नहीं जाइए, आप मुझे इतना बताइए कि क्या आप रामविलास पासवान जी के इस बात से सहमत हैं कि उनका जो विरोध करेगा वो दलित विरोधी होगा? देखिए, फिर वही बात आ गई कि वो संदेश देना चाहते हैं। उस संदेश के माध्यम से ये भी जानना चाहेंगे समीक्षा के कोर इश्यूज है जो दलित समाज से संबंधित है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और बाकी जगह वो कितने संवेदनशील है, कितने उनके लिए गंभीर है। अभी त्यागी जी ने एक बात कही कि आरक्षण की समीक्षा आरएसएस चाहता है, लेकिन अगर कोविंद जी वहां होंगे तब उनसे उम्मीद की जाती है कि वो के.आर. नारायणन की तरह निर्भीकता दिखाते हुए ऐसा नहीं होने देंगे। क्या आपको लगता है कि उनकी उम्मीदवारी से इस तरह के जो आरोप लगते हैं बीजेपी के ऊपर और संघ की तरफ से जो बयान आते रहते हैं संघ के नेताओं के, उस पर एक तरह से उस पर भी विराम लगा है? देखिए, आरक्षण की समीक्षा कोई कर नहीं सकता और आरएसएस ने कई बार कहा कि आरक्षण के समर्थन में है। भागवत जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि दलित जब तक चाहे आरक्षण का लाभ ले, यह उनके ऊपर है। दूसरी बात है कि आरक्षण की समीक्षा जो भी करेगा उसके खिलाफ दलित खड़ा होगा, मैं भी खड़ा होऊंगा। तो आरक्षण की समीक्षा कोई कर नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि ये जो सवाल है ये सांदर्भिक नहीं है और नहीं, पूरा देश का दलित इस देश में खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसके मान सम्मान जीने का आर्थिक सहारा ही आरक्षण। अगर वो भी छीन लिया जाएगा तो इस देश में तो गुलाम ही रह जाएगा जो पहले 70 साल पहले हुआ करता था। तो एक तो वही एक तो सहारा है। हालांकि निजीकरण, भूमंडलीकरण, आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के वजह से डाइल्यूट तो आरक्षण हो रहा है। जो 1990 में मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी आगे तेज चलती गई, बढ़ती गई, वो बढ़ती ही जा रही है, लेकिन कोई समीक्षा नहीं करेगा, इतना मैं कह सकता हूं। और भागवत जी ने भी कई बार कहा है। पर ये अभी जो मायावती जी का जो रिएक्शन है, उनकी जो प्रतिक्रिया है उदित राज जी कि ये कोली समाज से आते हैं और ये समाज की कोई देश में बहुत संख्या नहीं है, बेहतर होता कि कोई प्रोफेशनल दलित होता राजनीतिक दलित के अलावा। ममता बनर्जी भी इनके नाम को लेकर थोड़ी चकित हैं, कह रही हैं कि आडवाणी जी होते, सुषमा जी होती तो ज्यादा बेहतर होता इनके अलावा। मायावती जी के ऊपर जो मार पड़ी है अभी चुनाव में, उससे सुधरी नहीं है। जब 2001 में मेरे आंदोलन का उफान पूरे देश में जब ऊंचाई पर था, तब मायावती जी ने मुझे खत्म करने का कार्य किया और मेरी जाति बताई। मेरी जाति बताई, कहा कि इसकी जाति दाल में नमक के बराबर है। और वही कारण है कि इस बार केवल एक ही जाति उनके साथ में रही और सारी जातियां निकल गई। जब बंगारू लक्ष्मण जी अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी का, तो प्रेस बुला करके कहा ये तो सफाई करने वाले जाति से है। पासवान जी की भी जाति बताई, अब जाति बता दिया इनकी रामनाथ कोविंद जी से। तो मायावती जी जो हथियार मैंने नहीं बताया, जो नहीं मायावती जी बताती हैं कि ताकि एक विशेष बिरादरी उनके साथ भूले से जुट न जाए। मैं 1997 में जब आंदोलन किया था समझ गया, तो 2001 तक मेरी जाति कोई नहीं जानता था। तो मायावती जी ये जान करके बताती हैं कि ये जाटव नहीं है, चमार नहीं है, इससे चमार और जाटव ज्यादा पिट रहे हैं और इससे मायावती भी पिट रही हैं।
ये मायावती अंबेडकरवादी नहीं है, जातिवादी हैं। इसीलिए मायावती जी ने जब बंगारू लक्ष्मण जी के बारे में क्या बोला, आपकी पार्टी ने इतना उनके दलित पृष्ठभूमि के बारे में इतना क्यों रेखांकित किया आज वो, जबकि उनकी काबिलियत अब साबित है एक राज्यपाल के रूप में? हर कोई अपने बयान में जरूर बता रहा। जी, ये देखिए ऐसा है रवीश जी, ये सच्चाई है कि वो दलित हैं, ये सच्चाई है कि उनको बनाने से दलितों में अच्छा संदेश जाएगा। यह भी जरूरी है कि दलित को की भी बारी आनी चाहिए। तो योग्यता के अलावा जाति भी एक योग्यता है, ठीक है, इसको हम नकार नहीं सकते इस देश। ठीक बात। जब बायोडाटा कोई लेके आता है कारपोरेशन का, एमएलए, एमपी का, तो सबसे पहले बायोडाटा में यही लिख कर आते हैं ज्यादातर लोग कि मेरी जाति का समीकरण है इतना ज्यादा, फ्रैंक तरीके से बोल रहे हैं, स्पष्ट तरीके से। यही आपसे बात करने में मजा आता है। केसी त्यागी जी, आप ममता बनर्जी के रिएक्शन को आप क्या कहेंगे कि वो अभी भी आपका दिल, आप लोगों का, आपके विपक्षी प्रतिक्रिया से तो लगता है कि आप में कोई सहमति नहीं है। उस मीटिंग में भी आप लोग चाय ही पीकर आते हैं, सहमतियां कम बनाते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया अलग है, नीतीश जी की प्रतिक्रिया अलग है। आप कह रहे हैं निराले फैसले लेने वाले हैं, तो आपको लग रहा है कि आप जाएंगे रामनाथ कोविंद के साथ। एक पृष्ठभूमि है क्योंकि आप एनडीए में रहते हुए यूपीए के सपोर्ट में गए। जी नहीं, हम तो एनडीए में रहते हुए जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में गोधरा कांड के खिलाफ बड़ौदा की और अहमदाबाद की सड़कों को भी गर्म कर चुके हैं कि यहाँ पे नरसंहार हुआ है। हम बिरले हैं इस मामले में उलझुल फैसले लेने के लिए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड हैं कहने के लिए कि ये एक अच्छा फैसला, मैटर ऑफ हैप्पीनेस फॉर मी पर्सनली, उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे कहा है। और चूंकि उनके साथ जो काम करने का अनुभव था, मैं यही उनका राजनीतिक फैसला हो सकता है? क्या यही उनका राजनीतिक फैसला हो सकता है कि वो कोविंद साहब को सपोर्ट कर दें? नहीं, उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा है कि जो 17 पार्टियों का जो कमेटी है, जो बनी हुई है, उसके 22 तारीख का जो फैसला है, अपने कंसर्न वो उन पार्टियों के साथ भी शेयर करेंगे कि पर्सनली मेरी ये राय है, जो लोकतंत्र में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको उनका फैसला उस तरह से नहीं माना जाना चाहिए। ठीक है, हम एक ब्रेक लेंगे। अवधूत राज जी, क्या है वो बिल्ली है कि आपका, वो भी दिखा दीजिए स्क्रीन पे, क्यों इतना डर रहे हैं आप? जो स्क्रीन पर आना चाह रहा था आने दीजिए, हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ये घुस गया, मैं क्या करूं इस समय, तो अगर दिखाऊं निकालू। वो ठीक किया। ये ब्रूनो है, डॉग है। ब्रूनो, अच्छा, चलिए भाई, तो ब्रूनो साहब को आप स्क्रीन पर नहीं आने दिए, ब्रेक के बाद ले आइएगा। हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे, पुनिया साहब से सवाल पूछेंगे। अच्छा है। पुनिया जी, दो बयान को ले लीजिए आप, मायावती के बयान को। उनका कहना है कि कोविंद जी की उम्मीदवारी के प्रति उनकी पार्टी का रवैया सकारात्मक है। अगर विपक्ष की तरफ से कोई दलित उम्मीदवार आएगा तो देखा जाएगा। मायावती, ममता बनर्जी का भी उम्मीदवार की प्रतिक्रिया भी देख लीजिए, नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया देख लीजिए। 3 धड़े हैं, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार तो ज्यादा महत्वपूर्ण है सीटों के हिसाब से। तो अब आप अकेले पड़ गए हैं। क्या आप नहीं लगता कि आप भी उस ऐतिहासिक स्थिति में हैं कि आप कोविंद साहब को सपोर्ट करें? नहीं, हम अकेले नहीं पड़े हैं। ये स्पष्ट किया है कि 17 पार्टी के नेता जब 22 तारीख को मीटिंग करेंगे, उसमें जो आम राय होगी उसके हिसाब से हम, तो हम अकेले नहीं पड़े, 17 लोग एक साथ हैं और एक साथ मिलकर वो अपना निर्णय करेंगे। तो इसलिए अकेले पड़ने की बात नहीं है, ये सही नहीं है। आपको लगता है कि अब भी चुनाव होगा, मतलब आपकी तरफ से उम्मीदवार आएगा? हालांकि संख्या तो आपके पास है नहीं जीतने के लिए, लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई उम्मीदवार आएगा? मीरा कुमार का नाम चल रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? ये तो जो 17 राजनीतिक दल इकट्ठे बैठेंगे वो बात करेंगे, उसी में तय होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती कि चुनाव ना हो तो नाम को लेके पहले वो एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करते, बल्कि जो इनके मंत्री लोग जो नेताओं से मिल रहे थे
उनसे जाके पूछ रहे थे कोई नाम बताइए, तो क्या इस तरह से कि एक राय एक चलिए एक प्रक्रिया की बात है, ठीक है, वो नोटिस करना चाहिए कि कई लोग हैरान भी हैं इनके नाम की उम्मीदवारी से। लेकिन फिर भी मैं पूनिया साहब एक राजनेता हैं आप, मैं आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि एनडीए ने जो उम्मीदवार तय किया है उस पर आपकी कुछ तो प्रतिक्रिया होगी ना, व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर। नहीं, व्यक्तिगत संबंध तो उनसे है, लेकिन जहां तक एक उम्मीदवार के रूप में, तो वो तो पार्टी के एक छोटे से सिपाही होने के नाते जो पार्टी तय करेगी और जो 17 पार्टियों के अंदर जो फैसला होगा वही मेरा मत होगा और वही मैं कहूंगा। वही आप कहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा एक स्ट्रोक तो है ही कि आपके पास अभी तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ नहीं है और आप लोग 22 तारीख की बैठक में तय करेंगे कि क्या करने वाले हैं। उदित राज जी, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आप मानते हैं कि कोविंद जी की उम्मीदवारी से आप भी हैरान हुए, क्योंकि किसी को पता नहीं चल रहा था। अभी तक सारे विपक्ष नेता यही कह रहे थे कि आप फोन तो कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस आदमी का नाम नहीं बता रहे हैं जो राष्ट्रपति बन सकता है। देखिए रवीश जी, हैरानी की बात नहीं है, चाहे प्रतिभा पाटिल जी हों चाहे अब्दुल कलाम जी भी हों, उनका भी नाम ले रहे हैं, प्रतिभा पाटिल का भी इनके साथ, वो भी हाँ, वो भी इसी तरीके से डाक हार्स निकले थे। तो ये प्रेसिडेंस रहा, पीछे का इतिहास ही ऐसा रहा है, कई बार ऐसा इतिहास रहा। कौन जानता था कि प्रतिभा पाटिल जी बन जाएंगी? सोचा भी नहीं था। एक साइंटिस्ट को पकड़ के ले आके बना दिया, साइंटिस्ट ने कभी सोचा ही नहीं था। तो इस तरह का अनप्रेडिक्टेबिलिटी पहले भी रही है, अब भी इसको अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं कहेंगे। रामनाथ कोविंद जी का लंबा उनका राजनीतिक इतिहास है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, और पार्टी में, हमारे पार्टी में बहुत सारे लोग बहुत ही क्वालिफाइड है, योग्य है। उनमें से ही जो वन अमंग देम, जो किसी न किसी को तो सेलेक्ट करना ही था। आपका उनके आरएसएस की पृष्ठभूमि से आपको ऐतराज है? आपको, हालांकि पूनिया साहब के मौका था वो करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आपको लगता है कि वो शाखा जाते थे? अब तो हर मंत्री जाता है शाखा जाने वाली पृष्ठभूमि का, लेकिन फिर भी क्या अब ये सवाल महत्वपूर्ण रह गया है क्या? अब क्यों नहीं बनेगा उनके आरएसएस का, अगर उनकी सरकार है और उनके पास बहुमत है तो? देखिए ऐसा है, पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्ति ही राष्ट्रपति होना चाहिए और गैर राजनीतिक होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब वो राजनीतिक व्यक्ति जब राष्ट्रपति बन जाता है तो देश का हो जाता है। न आरएसएस का है, न बीजेपी का है, न किसी एक दल का है। राष्ट्रपति सभी देश का है और ये देखा गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन का हेड होता है राष्ट्रपति और उसको निभाना पड़ता है। वही ये भी करेंगे, आगे भी होता रहा, पीछे भी होता रहा। क्योंकि अभी किसी संगठन से, विचारधारा से उनको बांध के देखना नहीं चाहिए। अब नहीं देखना चाहिए कि अब वो किसी विचारधारा को कैरी करेंगे राष्ट्रपति भवन में। पर फिर भी उदित राज जी, हम ये जानना चाहते, व्यक्तिगत तौर नहीं, व्यक्तिगत विचारधारा एक अलग होती है। देखिए व्यक्तिगत विचारधारा, कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई बौद्ध को मानता है, कोई हिंदू धर्म मानता है। जब बीजेपी और कांग्रेस में आता है तो, या किसी पार्टी में आता है, तो पॉलिटिकल उसके जो रूल्स है, रेगुलेशन है, ऑब्जेक्टिव्स है, उसको मानता है। तो एक पर्सनल जो लाइफ होती है, या रिलीजियस हो या पर्सनल कमिटमेंट, इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो हम भी जैसे बीजेपी में, तो बीजेपी का जो ऑब्जेक्टिव्स है, सारे पॉलिटिकल पार्टी के ऑब्जेक्टिव मोरल लेस है, ये रीड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखा जाए तो इसमें इस तरह से अब नहीं देखा जाना चाहिए इसको। भले उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस की रही है, लेकिन अब उस तरह से देखा नहीं जाना चाहिए। ना बीजेपी का राष्ट्र एक योग्य उम्मीदवार के रूप में उनको देखा जाना चाहिए, और वो जब चुन करके आए तो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करे। और जैसे त्यागी जी ने कहा कि वो जहां भी राष्ट्रपति का विवेक और डिस्क्रेशन है उसको एक्सरसाइज भी करना चाहिए, रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं। बहुत ऐसे राष्ट्रपति पहले हुए भी हैं, तो अपने कर्तव्य का निर्वाह करें वो। ठीक है पूनिया साहब, आप सहमत हैं? अब हमारे पास समय नहीं है, लेकिन आरएसएस से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। फिर मत कहिएगा कि सवाल नहीं पूछा और आपको बोलने का मौका नहीं दिया।
देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव एक सर्वोच्च पद है। वो न केवल एक संविधान का रक्षक है, बल्कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है। जो सजा सुप्रीम कोर्ट से सुनाई जाए उसको भी माफ करने की उनकी एक पावर्स होती है। और इसलिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वमान्य हो, सबका विश्वास उन पे हो। और मैं कोविंद जी के बारे में 22 तारीख तक कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। आपके हिसाब से है या नहीं है? व्यक्तिगत रूप से आप अपनी देखिए, उदित राज भी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं ना, तो आप भी कुछ व्यक्तिगत बात कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? उनको नहीं, मैं स्पष्ट रूप से मैं कहना ये चाहता हूँ बहुत कि कोविंद जी, ठीक है, 22 को इंतजार करेंगे आप जी। ठीक, कोविंद जी जी बहुत शुक्रिया। 22 का इंतजार करेंगे आपकी प्रतिक्रिया का। ब्रेक के बाद मजीठिया बोर्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, इस पर बात करेंगे। देश भर के अखबारों में काम करने वाले पत्रकारों और गैर पत्रकारों को मजीठिया वेज बोर्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था। कोर्ट का आदेश है कि इसकी सिफारिशें हर हाल में लागू होंगी। फैसला तो आ गया है, मगर कई पत्रकार जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच के इस आदेश को समझने में लगे हैं। आप दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि पत्रकारों को अपनी सैलरी के लिए किस तरह की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने करीब 3.25 साल पहले ही 7 फरवरी 2014 को अपने एक ऐतिहासिक फैसले में मजीठिया वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पत्रकारों और गैर पत्रकारों को वेतनमान और बकाया वेतन समेत अन्य भत्ते देने के आदेश दे दिए थे। बकाया और अन्य भत्ते केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन की तारीख 11 नवंबर 2011 से दिए जाने थे, लेकिन अधिकतर अखबार समूहों ने इस आदेश का पालन ही नहीं किया। आरोप लगा कि मीडिया संस्थानों ने वेतनमान देने से बचने के लिए कई मीडिया कर्मियों से जबरन हस्ताक्षर करवा लिए, पक्की नौकरी से हटाकर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने को मजबूर किया। यह भी आरोप लगा कि जिन कर्मचारियों ने उनकी बात नहीं मानी, उनके तबादले कर दिए गए या नौकरी से निकाल दिए गए। ऐसे में इन अखबार समूहों के खिलाफ अदालत की अवमानना के 83 अलग अलग केस दायर किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी पर तमाम दलीलों की सुनवाई के बाद 3 मई को फैसला सुरक्षित रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने आदेश में कहा है कि अखबार समूहों के खिलाफ अवमानना का मामला नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने वेज बोर्ड के मुताबिक वेतन भत्ते देने से जानबूझकर इनकार यानी विलफुल डिफॉल्ट नहीं किया है। लेकिन साथ ही कहा कि अब सभी अखबारों को मजीठिया वेज बोर्ड पूरी तरह लागू करने होंगे। ये सभी नियमित और कॉन्ट्रैक्ट वाले पत्रकार और गैर पत्रकारों पर लागू होगा। वित्तीय घाटे की दलील वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू ना करने की कोई वजह नहीं मानी जाएगी। बकाया देने में राहत सिर्फ उसी स्थिति में दी जा सकती है जब कोई संस्थान ये साबित कर दे कि वेतनमान लागू करने की तारीख से पहले के 3 वित्तीय सालों में उसे गंभीर आर्थिक घाटा हुआ है। वित्तीय मुश्किलों को गंभीर आर्थिक घाटा नहीं माना जाएगा। दरअसल अखबार समूहों की दलील थी कि मजीठिया वेतनमान को लागू करना उनकी क्षमता के बाहर है और अगर इसे जबरन लागू किया गया तो इससे अखबारों की वित्तीय स्थिति खराब हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक और खास बात कही है जिससे चिंता हो रही है पत्रकारों में, कि कोर्ट ने कहा कि मजीठिया वेज बोर्ड से जुड़ी शिकायतों का निपटारा अब वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट के सेक्शन 17 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा और इस मामले में फिर से कोर्ट न आया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों, श्रम विभाग और सूचना और जनसंपर्क निदेशालयों पर वेज बोर्ड की सिफारिशें लागू करने की जिम्मेदारी तय की है। इसका मतलब यह है कि अब अगर कोई संस्थान वेज बोर्ड लागू करने में आनाकानी करता है तो शिकायत के समाधान के लिए कोर्ट के बजाय श्रम विभाग या जनसंपर्क निदेशालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जिसका नतीजा क्या निकलेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, राजनीतिक दखल वगैरह वगैरह। जब मजीठिया आयोग की सिफारिशें लागू करने का आदेश देने में कोर्ट में इतना समय लग गया तो लेबर कमिश्नर के दफ्तर से होकर किसी शिकायत के समाधान में कितना समय लगेगा। हम अपनी शिकायत निवारण प्रक्रियाओं का हाल जानते हैं। जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड ने करीब 7 साल पहले 31 दिसंबर 2010 को अपनी सिफारिश केंद्र सरकार को दे दी थी। केंद्र सरकार 25 अक्टूबर 2011 को इसे स्वीकार भी कर लिया केंद्र सरकार ने और उसने 11 नवंबर 2011 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। लेकिन कई अखबार समूहों ने वेज बोर्ड की सिफारिशों और सरकार के नोटिफिकेशन को कोर्ट में चुनौती दे दी। तब सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2014 को इन याचिकाओं को रिजेक्ट कर दिया।
मजीठिया बोर्ड की वेज बोर्ड की सिफारिशों को सही करार दिया और 11 नवंबर 2011 से ही लागू करने का आदेश दिया। जब इस आदेश को लागू नहीं किया गया तो अखबार समूहों के खिलाफ अवमानना की याचिकाएं दायर हुई, जिन पर अब जाकर फैसला हुआ है। मैंने पत्रकारों को भी चैन नहीं है, मगर वो भक्ति बहुत अच्छा कर लेते हैं सरकारों की, लेकिन देखिए उनका अपना हक नहीं मिलता इतनी भक्ति के बाद भी। एक पेज आपको और बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह तो तय कर दिया कि बकाया 2011 में सरकार के नोटिफिकेशन की तारीख से लागू होगा, लेकिन वेज बोर्ड की सिफारिशें अखबार समूहों को किस तारीख तक लागू करनी होंगी, इस समय सीमा का कोई जिक्र इस आदेश में नहीं है। बल्कि अब तो यह मांग होने लगी कि श्रमजीवी पत्रकारों के लिए नया वेज बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिशें पुरानी पड़ चुकी हैं। इसका एक ही मैसेज है कि पत्रकार सरकार का गुणगान करते रहें, मिलेगा कुछ भी नहीं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।